सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आरडीएस व्लॉग। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको पता होगा कि संडे को तो वैसे 4 जून को 2023 जेई का पेपर है। लेकिन मोस्टली बहुत लोगों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। फर्स्ट ईयर में कुछ लोगों ने बोर्ड की कोचिंग करी होती है, ठीक है, तो फिर वो ड्रॉप लेने का सोचते हैं। तो इस वीडियो में आपके पूरे डाउट्स ख़त्म कर दिए जाएंगे कि भैया आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो क्या आप एक साल में आईआईटी कर सकते हैं, क्या कैसे स्ट्रेटेजी आपको लगानी चाहिए। क्योंकि खुद मैंने ड्रॉप ईयर में जेई क्रैक करा था और आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पूरा एक बेसिक गाइडेंस आपको देने वाला हूँ और आप मैं 100% श्योर हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा खास ऐसे वैसे पढ़ाई तो नहीं करी थी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करा था। तो मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा, उसे आप अपना मॉडिफाई करके लिए अपना मतलब अपनी स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से ढाल लीजिए और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जेई क्रैक हो जाएगा काफ़ी डिसेंट रैंक के साथ और काफ़ी अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी, ये आप गारंटी देख लेना, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए सही है कि नहीं, तो वो भी इस वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। स्ट्रेटेजी, रिसोर्स, टेस्ट सीरीज A to Z सब देख लेना, सब कवर्ड है इसमें। इवन तो अगर आप 12th में हो और ड्रॉप नहीं लिया, आप नॉर्मली चल रहे हो, तो भी आप देख सकते हो क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बता रखी हैं जो ओवरऑल स्टूडेंट्स को काम ही आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई साहब आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो भाई साहब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, आपके गोल्स क्या हैं। तो देखो भाई, आपने जेई की तैयारी करी या फिर हो सकता है आपसे बोर्ड की तैयारी कर रहे होगे, तो आपने जेई को मतलब ऐसे नहीं लिया होगा कि भाई मुझे जेई निकालना ही है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस इस बार ज़्यादा अच्छी ना रहे क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है तो कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों का मेंस ही नहीं निकला अभी इस बार, तो वो तो ऑब्वियसली क्लियर हो चुका है कि उनकी अभी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन क्या इसे अच्छा करा जा सकता है? यस, ऑब्वियसली करा जा सकता है। और क्या आप जेई को एक साल में क्रैक कर सकते हैं? यस, ये भी सही बात है, ठीक है। तो अगर आपको ड्रॉप लेने का प्लान बना रहे हो और अभी आपने सोचा नहीं, तो मैं आपको तीन एक मूल मंत्र बता रहा हूँ, उसे आप देख लीजिए। क्या आप सीरियस हैं? ठीक है, सीरियस मतलब क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे 8 घंटे डेली मिनिमम, ठीक है। क्या आपके पास सही रिसोर्स की वो है, मतलब लिस्ट है आपके पास प्रिपेयर्ड? नहीं है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास प्रिपेयर हो जाएगी। और क्या आप इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि आपको कुछ और फील्ड में आगे या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो ये भी आप सोच लीजिए, ठीक है। अगर आप ये सोच लिए हैं कि मेरे को करना ही है तो आप गारंटी, और अगर आप सीरियस हैं तो आप ड्रॉप ले लीजिए, वर्थ इट होगा। लेकिन मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ड्रॉप लेने से आपका 1 साल जाता है, याद रखिएगा। और 1 साल की जो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस है, वो आपको शायद अभी समझ में नहीं आया लेकिन फ्यूचर में समझ आएगी क्योंकि आपकी 1 साल से उम्र बढ़ जाएगी। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में, आपकी जब जॉब लगेगी ना तो आपका रिटायरमेंट 1 साल पहले हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको 1 साल सैलरी कम मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा इम्प्लीकेशन हो जाते हैं। सपोज आपकी 20 लाख की फ्यूचर में जॉब लगती है, तो अगर आप 1 साल पहले रिटायर हो जाएंगे तो आपको 20 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है, ये इसलिए ध्यान रखिएगा। तो जो आप ड्रॉप ईयर लेने वाले हैं ना, काफ़ी सीरियस होकर लीजिए, वरना मत लीजिए, ठीक है। सीधी बात। अब बात आते हैं जेई क्रैक कर सकते हैं 1 साल में? ज़रूर कर सकते हैं भाई, मैंने खुद कर रखा है और मैंने अपना स्कोर ऑलरेडी बता चुका है। वैसे मेरे 99.2% आए थे मेंस में और बाद में मेरा जेई एडवांस भी क्लियर हो गया था, जिससे मुझे सिविल नहीं, सॉरी, केमिकल इंजीनियरिंग मिल गई थी, सिविल भी मिल रही थी वैसे, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। और अब आपको मैं पूरा अपना बताऊंगा और टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बारे में भी इस वीडियो में कवर करेंगे और मेरे कितने खुद के स्कोर क्या आते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा लाइव, ठीक है। ये वीडियो एंड तक देख लेना, पता है क्यों? इसी से आपका पता चल जाएगा कि आप ड्रॉप लेने के केपेबल है कि नहीं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो मतलब हाँ, आपके पास सिटिंग की पावर है, आप मतलब डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं, मतलब आप मतलब जो आपने ठान लिया वो आप करके दिखाएंगे, तो आप जेई तो निकाल ही लेंगे। तो ये छोटा सा एक काम कर लेना कि ये वीडियो को पूरा आप एंड तक देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब आते हैं मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी और मैंने ऐसा क्या पहाड़ निकाला था, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा तोप तो नहीं उखाड़ा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मेरी क्या थी स्ट्रेटेजी। ड्रॉप ईयर की देखो, मेरे को पहले पता चल गया था कि मेरा जेई तो हिलने वाला नहीं है, ठीक है। एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस मेरा क्लियर हो गया था। तब हमारे टाइम पे 360 का वो चलता था पेपर, ठीक है, और सीबीएसई बनाता था, ठीक है, पेपर करवाता था। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ इजी भी आता था, अब ये तो डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी का, ठीक है। जिस हिसाब पर बोलते तो इजी डिफ़िकल्टी की बात नहीं करते, लेकिन पेपर थोड़ा बेटर ही हुआ करता था एनटीए के कंपैरिजन में, ठीक है, इतना मैं श्योर हूँ। तो उस वक्त मेरे 128 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ गए थे मेंस में। अब आप कहेंगे भाई साहब
ये तो बहुत अच्छा है। कट ऑफ पार, हाँ मेरा कट ऑफ पार हो गया था, लगभग शायद 90 था उस साल का कट ऑफ। और मेरी जो जनरल कैटेगरी में रैंक थी वो लगभग 40,000 समथिंग की, 40,280, याद नहीं, एग्जैक्ट रैंक याद नहीं, बट 40,000 समथिंग थी, 40,000 रैंक थी। इसको आप परसेंटाइल में कन्वर्ट करोगे तो 95.5 परसेंटाइल या फिर 96 परसेंटाइल आ जाता है। तो ये मेरे को कैसे आ गए थे, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो बना रखा कि मैंने कोचिंग तो करी थी बट मैंने पढ़ाई पे कभी फोकस नहीं करा था। मैं एंड में सीरियस हुआ था जब तक टाइम निकल गया था, ठीक है। तो मेरा बेस कह सकते हो स्ट्रॉन्ग था पहले से, बट ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो, बट इसे स्क्रैच से बना सकते हो। आप कह सकते हो इतना भी मेरा अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस। और फिर मैंने 2017 का जेई एडवांस भी दिया था। जेई एडवांस में मेरे लगभग आए थे 110 नंबर, 366 का कुछ पेपर था शायद, कट ऑफ था 120 शायद। तो मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, सीधी बात, ठीक है। तो स्क्वायर ज़ीरो, बिल्कुल एडवांस नहीं हुआ था बट मेंस हो गया था, ठीक है। ये था मेरा। तो मेरे को पता था कि मेरी वीकनेस किधर है। मुझे कुछ मेरा 11th में बहुत सारे चैप्टर छूट गए थे क्योंकि मैं मोबाइल खेलने में लग गया था। कोचिंग में पढ़ाई की जगह मोबाइल में ध्यान रहता था मेरा, तो मेरा सब डूब गया, ठीक है। ये हो सकता है आपके साथ भी हुआ, मैं ऑनेस्टली अपना बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, सीधी बात तो ये है, ठीक है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये मैंने अपनी बुक में भी बताया, अगर आपने मेरी बुक पढ़ी है तो आपको ऑलरेडी पता होगी ये स्टोरी, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद प्लानिंग करी कि क्या करना है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ड्रॉप तो मैं लूँगा और मैं निकाल के रहूँगा। सीरियसनेस मेरा था, तो मैंने जो आपको पहला पॉइंट बताया था कि सीरियस, तो मैं अब सीरियस था कि भाई इस बार निकालना है। काफ़ी दुखी हुआ था मैं, ठीक है, वो सबके साथ होता है, ठीक है। तो अब मैंने पूरा सोच लिया था कि हाँ भाई करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरी वीकनेस क्या है। मेरे को पता था मेरे चैप्टर कौन कौन से वीक हैं, बिल्कुल ही जो अंडा है, कुछ नहीं आता भाई, मतलब क्वेश्चन आ जाए तो लगता है कि भाई ये क्या दे दिया, क्या क्या चल रहा है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने नोटिफाई कर ली थी कि हाँ ये आरबीडी नहीं आता मेरे को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये वाले ये चीज़ें नहीं आती, मैग्नेटिज्म में ये, इलेक्ट्रिक करंट में ये, बहुत सारी चीज़ें नली था मैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आती थी बेसिक बेसिक, वो भी इतनी अच्छी नहीं आती थी कि शायद मेरे तुक्के में इतने मार्क्स आ गए। तुक्का तो नहीं, थोड़ा बहुत आता था, ठीक है। फिर मैंने उस हिसाब से प्लान करा कि हाँ चलो इस हिसाब से ये है तो इन पे मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस की। भाई अगर आपने सही गाइडेंस नहीं ली ना तो मार्केट में आपका हलवा बन जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी गाइडेंस अवेलेबल है, लेकिन आधे लोग कुछ बोलते हैं, आधे लोग कुछ बोलते हैं, तो सही कौन है भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है। कुछ लोग को खुद को, मतलब कुछ लोग खुद का जेई नहीं क्लियर हो लेकिन वो ज्ञान पूरा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की मत सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ गाइडेंस कैसे लेनी है, वो सब बताएंगे। याद रखिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क भी करना है लेकिन स्मार्ट वर्क हमेशा स्टैंड आउट कर जाएगा हार्ड वर्क से। कैसे करना है ये भी इस वीडियो में बताएंगे, टेंशन मत लो। LS टेक्निक यूज़ करेंगे। अब आप सोचेंगे ये भाई साहब ये LS टेक्निक है क्या, तो इसके बारे में बात करेंगे। टेंशन मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई साहब जेई 2024, ठीक है, इसको अपन टारगेट कर रहे हैं जेई। तो सबसे पहले तो पेपर के बारे में जान लो। पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई साहब पेपर क्या चीज़ है, ये क्या क्या है, सब कुछ, ठीक है। पेपर में कितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं? 11 से 12 लाख स्टूडेंट्स ईयरली बैठते हैं। सीट्स आपकी IIT में टोटल 15,000। अब इसमें रिजर्वेशन वगैरह भी इंक्लूडेड है, तो अब भाई वो तो अलग ही टॉपिक चला जाएगा, रिजर्वेशन पे डिस्कशन करना बैठे, ठीक है। बट ठीक है, इतना मान लो। और पर मैंने इधर 5,000 क्यों लिखा है मैं बताऊं, क्योंकि इसमें ओल्ड IIT भी होंगे। अपन को है कि टॉप 7 IIT टारगेट करना है, वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, ठीक है। भले ही अगर आपका फ्यूचर में इतना अच्छा रैंक नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट टॉप 7 करने के लिए आपको अंडर 5,000 रैंक चाहिए होगी, ठीक है, इसलिए। और सिमिलरली NITs IIITs में 20,000 सीट्स हैं, बट इसमें अभी बेटर जो हैं NIT IIITs में 10,000 ही सीट अच्छी है, ठीक है। तो लगभग 15,000, तो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है, वो आपको दिख ही गया होगा। अब चलिए आगे थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करता हूँ जिससे आप खुश हो जाएंगे। पहले बता दूं जेई ईजी है। अब आप कहेंगे भाई साहब क्या बोल रहा है, ईजी कैसे हो गया, इतना तुमने कंपटीशन बता दिया, 10 11 12 लाख बंदे दे रहे हैं और 15,000 सीट, ईजी कहाँ है? ठीक है, तो बताता हूँ ईजी कैसे। आपको सिर्फ 8 घंटे डेली के निकालने हैं, 1 या 2 साल के लिए। 2 साल तो आपका ऑप्शन नहीं है, ये ड्रॉप वाली है, तो आपके पास 1 साल बचा है, ठीक है, ठीक है। बस 8 घंटे डेली। अब आप कहोगे बस 8 घंटे, 8 घंटे तो बहुत लग रहा है, इतना तो मैं पढ़ ही नहीं पाता। लेकिन अब मैं आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, 8 घंटे आसान है। क्यों 8 घंटे? क्यों 8 घंटे सोओगे? 24 घंटे होते भाई दिन में, 24 आवर्स।
अब किसी किसी के दिन में 27 घंटे भी होंगे तो वो भगवान है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो 8 घंटे की स्लीप, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 8 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे कुछ भी करने के लिए। इसमें आप कूदिए, कुछ भी करिए भाई साहब, क्रिकेट खेलिए, किसी के कांच फोड़िए, किसी का सर फोड़िए, कुछ भी करिए, ठीक है। बट आपके पास टाइम होगा बचा हुआ 8 घंटा, बहुत है ये, ठीक है। अब बात आती है गाइडेंस वाली बात, मैं अब आपको बता देता हूँ गाइडेंस किससे लेनी है। गाइडेंस आप कैसे ले सकते हो, या तो कोचिंग के थ्रू ले सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग कोटा जा सकते हो, या फिर आपके सिटी में कोई सिटी मतलब कुछ भी कोचिंग सेंटर है कि मतलब किसी का सिटी सेंटर है तो लोकल कोचिंग भी जा सकते हो। कैसे चूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो और आपके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप थोड़े रिमोट इलाके में रहते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो कोटा चले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको घर से नहीं जाना और आप ठीक Tier 2 सिटी में रहते हो, जैसे आगरा हुआ या फिर कुछ बेटर जयपुर रहा, ऐसी सिटी जहाँ पे कुछ कोचिंगों के सिटी सेंटर जैसे रेजोनेंस या फेलन वगैरह अवेलेबल है और जिनका रिजल्ट थोड़ा अच्छा रहा है, रिजल्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो लोकल कोचिंग ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। घर में रहोगे, घर का खाना मिलेगा, मम्मी का साथ रहेगा, मम्मी आप पे नज़र रखेंगी तो आप बिगड़ोगे नहीं, ठीक है। और अगर ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है लेने तो भैया ऑनलाइन कोचिंग, सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बात, अब आपका कोचिंग का डिलेमा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, सीधी बात मैं बता दूँ, विदाउट कोचिंग में निकल जाता है, मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा आपको, बुक्स वगैरह में थोड़ा सा खर्चा होता है, बट बाकी सब आप ऑनलाइन आज यूट्यूब पर से निकाल सकते हो। अब लोग मेरे से पूछते हैं भाई यूट्यूब पे कौन सा चैनल, अब देखो यार मैं पता कि किसी चैनल को रिकमेंड नहीं करता, पूछो क्यों। मैंने यार पर्सनली यूट्यूब से तैयारी नहीं करी है, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, लोकल कोचिंग, इसलिए मैं आपको गाइड अच्छे से इस चीज़ में नहीं कर सकता एटलीस्ट। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो किसी और यूट्यूबर को आप यार प्लीज़ रेफ़र कर लीजिए, इसमें मेरा थोड़े लिमिट है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको, और मैं देखो गलत गाइडेंस देना नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट को, इसलिए मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ इस पर, ठीक है। अब मज़ेदार बात, AIR बनो की तो मतलब ज़्यादा आप सुनना मत, पहले मैं आपको बता दूँ। अब आप कहोगे ये क्या बोल रहा है भाई, इसकी AIR 1 आई है और तू बोल रहा है कि उसकी ना सुनूँ। हाँ, क्योंकि वो फेकू होते हैं मोस्टली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो कुछ तो होंगे जो ऑनेस्ट होंगे, सब नहीं हो जैसे होते, कुछ होते फेकू। अब मज़ेदार बात, फेकू ये क्या बोल रहा है भाई तू। पहली बात तो मैं बताऊँ, किसी भी AIR 1 को ये नहीं पता होता कि भाई साहब उसकी AIR 1 आई, पहली बात बता दूँ। थोड़ा लक का गेम होता है, थोड़ा नहीं बहुत लक का गेम होता है जेई में, पहले मैं बता रहा हूँ। जो टॉप 100 में होते हैं ना, ये टॉप 100 में, वो सब बराबर लेवल के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और मज़ेदार चीज़ आपको बताऊं, उनका ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि इनका तो जेई निकलेगा ही निकलेगा, इनकी तैयारी इस लेवल पे होती है, जो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उनकी बहुत ही रेयरली नौबत आती है ड्रॉप लेने की, पहले मैं बता दूं, ठीक है। तो आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से भी होगा, और उसमें भी मोस्टली 6th या 8th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब उन 6th क्लास से 8th क्लास से मतलब बंदा पढ़ ही रहा है जेई के लिए, ठीक है, 12th क्लास तक, मतलब 4 साल। अगर क्या मतलब समझ रहे हो, 8th से अगर इधर जाए तो 4 साल, और अगर बंदा 6th से कर रहा है ना तो 6 साल। तो समझ लो कि उसके पास, उसने इतनी बुक कर ली होंगी जितना आप जीवन में नहीं कर पाओगे। उसने 36 बुक लगा ली होंगी, 36 सब कुछ कर लिया होगा, उसे सवाल रटे हुए होंगे, ठीक है। कंप्यूटर जैसी हालत हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ आपका कंपटीशन रहेगा, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूँ, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है ना, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन टॉप 100 में भी हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ 11th-12th में पढ़ के भी टॉप 100 में ले आते हैं, क्योंकि भाई साहब दिमाग वाली चीज़ भी तो होती है, तो IQ भी मैटर करता है इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था, बट आपको रियलिटी रियलाइज़ करने के लिए कि लोग अपना टारगेट सेट करते हैं ना, AIR 100। बता दूं भाई आपका किन लोगों से आपका पाला पड़ने वाला है, क्योंकि भैया AIR 100 वालों से मैं मिला हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ऑनेस्ट बता दिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इतने भी खतरनाक टॉपरों से ना आप गाइडेंस लें, क्योंकि ये कुछ अलग ही लेवल बताएंगे जो आप कर नहीं पाएंगे लिमिटेड टाइम में। तो थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट सेट करिए। रियलिस्टिक टारगेट क्या है, थोड़ा बहुत बात करते हैं उसके ऊपर। क्या आप अंडर 500 लायक हैं, अंडर 1000 लायक हैं रैंक, ठीक है, या अंडर 5000, या फिर आपका है कि भैया 10,000 के अंदर ही आ जाए, बहुत बड़ी बात है, हम मतलब प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे डिसाइड करें, बहुत आसान है। अंडर 500 के लिए तो आप पता चल जाएगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके टेस्ट पे मार्क्स 70 to 80% ऑन एन एवरेज आ रहे हैं, और ऑलरेडी अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, इस बार आपने जेई दिया, आपकी 10,000 के अंदर रैंक आ गई थी ऑलरेडी, पर आप रैंक को इम्प्रूव करने के लिए दे रहे हैं, तो परफेक्ट भाई साहब,
आपका आ सकता है, ठीक है। ये हो गए 500 का रियलिस्टिक टारगेट, ठीक है। बट ये नहीं है, इसके अलावा एक्सेप्शन भी होते हैं, तो टेंशन मत करो। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं आ सकता है अगर आप प्रिपरेशन करें, आपके टेस्ट में मार्क्स थोड़े अच्छे रहें, ठीक है। इस रेंज में अंडर 1000 के लिए 60 to 70% अगर आपके मार्क्स से आ जाते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी औकात है 1000 के अंदर लाने की। 5000 रैंक है उसके लिए आपको 50% मार्क्स लाने हैं अपने टेस्टों में, एवरेज मतलब क्यूमुलेटिव मिला के। ये नहीं कि एक में आ गए, ओ भाई साहब मेरे आ गए 60%, मैं पार। पहला टेस्ट बहुत आसान होता है तो उसको काउंट ही मत करो, बाकी वाले टेस्टों को काउंट करना है एवरेज, ठीक है जी। अंडर 10,000 के लिए 45% आपके टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी रुको और अच्छा डिटेल में बताता हूँ। कोचिंग सही रहता है भैया, मेरे हिसाब से ले लेने चाहिए अच्छी वाली, लेकिन याद रखिए अगर आपके पास पैसा है, पैसा को कहाँ ले जाओगे भाई, पढ़ाई लिखाई में यूज़ करो, ठीक है। कंजूसी मत करो, कोचिंग ले लो। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मेहनत आपको अपने से करनी पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग में आने जाने का टाइम बचेगा, वहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यूट्यूब पे लेक्चर निकालने पड़ेंगे, रिसोर्स आपको छाड़ना पड़ेगा, ठीक है। जेई ड्रॉपर्स के पता है क्या फ़ायदा होता है कि बोर्ड तो होते नहीं है उनके, तो उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि भाई साहब ये बोर्ड का सिरदर्द नहीं पालना, इधर मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, 1-2 महीना मेरा वेस्ट नहीं होगा। ये याद रखिए, आपका एडवांटेज है, काफ़ी बड़ा एडवांटेज है भैया आपके बोर्ड में। आपको बोर्ड का टेंशन नहीं लेना, कंडीशन अब भाई आपका कंपार्टमेंट ना लग गया हो, ठीक है। अब आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी अपनी बहुत ही सिंपल है। अगर आप 5000 रैंक के लिए सोचे बैठे हैं तो ये स्कोर आना चाहिए आपका 150 मार्क्स आने चाहिए 360 में। ये मैंने ले लिया है 360 पर। जेई एडवांस का ही पेपर बदलता रहता है नंबर टोटल, ये परसेंटेज आप निकाल लीजिए। सेम ये आपका 200 नंबर अगर आपके मेंस में आएंगे तो अंडर 5000 की आप क्राइटेरिया में बैठ जाओगे। ये आपको मार्क्स लाने हैं, ज़्यादा नहीं है अगर आप एडवांस में देखो, लेकिन मेंस में आपको थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं कि भैया मेंस है थोड़ा ईजी भी रहता है, ठीक है। अब बात आते हैं कोचिंग की। अगर आप कोचिंग करते हो और नई कोचिंग करते हो तो भी वो भी डिस्कस करेंगे। 9 से 2 आपका जाएगा कोचिंग में, ठीक है। उसमें इफेक्टिव स्टडी आपकी 3 घंटे ही होगी, क्योंकि भाई साहब कोचिंग में यार फालतू की चीज़ें भी होती हैं, बकवास, इधर हंसी मजाक, ठीक है। हर कोई मतलब टोटल नहीं पढ़ाता, तो इसे 3 घंटे काउंट करना है आपको। घर आओगे 2 से 3 लंच वंच कर लो भाई साहब, 3 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 3 पे स्टार्ट करो और 12 बजे पे आपको उठना है, ठीक है। उठना है मतलब ये नहीं कि आप 3 से 12 पढ़ रहे हो, भगवान थोड़ी कौन इतना पढ़ पाता है, नहीं भैया, आम आदमी नहीं पढ़ पाता इतना, भगवान पढ़ पाते हैं। श्री कृष्ण देव होंगे तो वो पढ़ लेंगे, बट हम नहीं है, ठीक है। अब आती है इसमें से आपको कितना इफेक्टिव पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि 8 घंटे पढ़ाई करनी होती है, 3 घंटे आपकी कोचिंग में हो गए, तो अब आपका क्या बचा, 5 घंटे मिनिमम पढ़ाई कर लीजिए। इसमें से जो ये 9 घंटा है 3 से 12, उसमें से आपको 5 घंटे निकाल के पढ़ाई करनी है। बाकी 4 घंटे आप रिलैक्स करिए, आप अपनी हॉबी क्रिएट करिए, वो करिए। लेकिन अगर आप और ज़्यादा सीरियस हैं तो इससे आप 5 घंटे को बढ़ा के 6-7 घंटे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो खेलने कूदने का टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन सीरियस हो तो आप भाई कर पाओ तो ये कर लो, तो आपकी रैंक थोड़ी और बेटर हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा मानना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं थोड़ा और आगे। आप करो फोकस अपने सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। जो वीक है स्टार्ट में उसे इम्प्रोवाइज़ करो। टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस देखो कि कैसी चल रही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के बाद अभी नेक्स्ट पेज पे अपन बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको जो करना है वो उल्टा करना है, क्योंकि लास्ट में आप नया चैप्टर लेकर बैठोगे तो नहीं होगा, तो उधर स्ट्रेटेजी बदल जाती है। लास्ट में जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसी पे फोकस करो, जो आप नया उठाओगे वो नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि लास्ट में नहीं हो पाती चीज़ें, स्टार्ट में ही हो पाती हैं। और जेई हमेशा बाइस्ड होता है, कुछ चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होता है, तो वो चेक कर लीजिए आप किस चैप्टर से ज़्यादा आता है। ये तो सिंपल है भाई, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, पता चल जाएगा कि भैया ये वाला चैप्टर में ऐसे ज़्यादा देता है, इस वाले से कम देता है। 10 साल के पुराने पेपर उठाइए जी एडवांस के और चेक करिए कौन से मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है, किधर से क्या आता है, ये देखिए मतलब और किस चैप्टर से कितना आता है, हिसाब लगा लीजिए। वैसे मिक्स्ड क्वेश्चन भी आते हैं, बट कुछ क्वेश्चन मतलब जो कुछ चैप्टर है वो बाइस्ड रहते हैं जेई के लिए, याद रखना। अब आते हैं आपके फेवरेट चीज़ पे, टेस्ट सीरीज़। यस, अगर आपके पास आपने कोचिंग लगा रखी है तो टेस्ट सीरीज़ उसमें इंक्लूडेड होगी, तो आपको ऐसे नीड नहीं है एज सच। बट अगर आपको ऑनलाइन वाली मिल जाए जेई एडवांस के समय तो ले लीजिए, एक्स्ट्रा टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मज़ेदार बात, टेस्ट के मार्क्सों पे मत जाइए, याद रखिए। क्यों? अगर आपने टेस्टों के मार्क्स पे गए तो आप फेल हो जाएंगे। अब आप कह रहोगे कि भैया अब ये तुम क्या कह रहे हो। अगर देखो, अगर आपने कोचिंग वाली टेस्ट सीरीज़ लगा रखी है, मतलब जो अगर आपकी कोचिंग है उसमें इनबिल्ट है, तो टेस्ट के मार्क्स आपके थोड़े रिलेवेंट हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ लगाई है, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे थे तब आपने लगाया है, तो याद रखिए कि जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें वो वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो क्लास में पढ़ाए होते हैं। तो ऑब्वियस है कि उन बच्चों के ज़्यादा आएंगे जिस कोचिंग के वो हैं, मतलब जैसे एलएन की आपने टेस्ट सीरीज़ ले ली तो मोस्ट प्रोबेबली जो एलएन के बच्चे हैं ना उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो आपको तो लगेगा भैया मैंने एलएन की कोचिंग नहीं लगाई, अब क्या होगा, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट ये तो बिल्कुल आप गलत पाथ पे चले गए, ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा। आप पूछिए क्यों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उन्होंने क्लास में ऑलरेडी वो क्वेश्चन करा होगा, सेम क्वेश्चन पे डायरेक्ट टिक लगाया होगा, लेकिन आपने सॉल्व करा होगा। तो मार्क्स को मत देखिएगा कभी, ठीक है, इसलिए ये सबसे गलत है, मार्क्स को कभी नहीं देखना, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोचिंग वही है सेम तो आप मार्क्स को देख सकते हैं, वरना मत देखिएगा। इतना आसान सा काम है, ये आप कर लीजिएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए रेनाउंड कोचिंग की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ करवाती हो, ठीक है। इसमें स्कैम भी रहता है, जो स्कैम मैंने था वो वही था जो अभी बताया, कि उसमें उन बच्चों की ज़्यादा अच्छी रैंक आएगी जो टेस्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग आती है ना, टेस्ट वाले देते हैं भैया इसकी इतनी आई आपकी इतनी आई, उससे मत कंपेयर कर लेना, वो जेई रैंक नहीं है, ठीक है। वो उसके हिसाब से चलोगे तो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं है, वो जेई का नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट पेपर है। उसके मार्क्स और मार्क्स पे आप कभी कभार देख सकते हो, बट परफॉर्मेंस ये मत कंपेयर करना कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट में तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा जेई में, ये गड़बड़ है, ठीक है। जेई नहीं है वो, ठीक है, कोचिंग ने बनाया वो पेपर, तो वो कभी भी जेई को नहीं रिप्रेजेंट करेगा एग्जैक्टली। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना टाइम मैनेजमेंट बढ़ाना है। जो मैं टाइम मैनेजमेंट लिखा था ना पीछे वाली पेपर्स पे, वो अच्छा करना है। टाइम मैनेजमेंट मतलब आप कितनी देर में सवाल कर ले रहे हो, ठीक है। अब आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको क्या करना है, 50 मिनट में केमिस्ट्री की आदत डाल लेनी है, 50 मिनट में केमिस्ट्री सॉल्व करना है, 1 घंटे में फिज़िक्स, ठीक है। और फिर जो बचा कुछ एक्स्ट्रा टाइम है उसमें अगर आप OMR मार्क कर रहे हैं, वैसे OMR तो अब कहाँ ही होता है, अब ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, तो ये हटा दिए। तो लास्ट में जितना भी 1 घंटा 10 मिनट बचेगा वो आपको मैथ्स पे लगा देना है बस, ठीक है। और कोई भी क्रैश कोर्स मत लेने लग जाना भाई, जब अगर आपका लास्ट में फेज़ आ जाए ना, जब आपका पेपर आ जाए पास और अगर आपने टेस्ट सीरीज दिया आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो लोग आपको कॉल करके बोलेंगे कोचिंग वाले कि हमारा क्रैश कोर्स लीजिए, ये करिए वो करिए, आपका हम 3 महीने में सिलेबस करवा देंगे, ये करवा देंगे। मत पड़ जाना उसके पीछे, ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स वाले हमेशा क्रैश करते हैं, नाम में ही लिखा है क्रैश, समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिए। बुक्स और रिसोर्सेज का मैं आपको बता दूं, देखो बुक्स और रिसोर्सेज का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन में आप देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगी। और अगर यहाँ नहीं मिली तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो के देख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिसोर्सेज का, ये लिमिटेड रिसोर्सेज है और कुछ आपको एक्स्ट्रा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना है। अब मैं आपको थोड़ा बैक ले जाता हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ छोड़ दी यहाँ पे। अगर आपने कोचिंग नहीं ले रखी है तो आपको क्या करना है, देखो भाई 92 मैंने बोला था ना, इसमें आप अपने लेक्चर कर लीजिए ऑनलाइन यूट्यूब वाले कहीं से, तो आपको थ्योरी करनी पड़ेगी, या तो अगर आपने बुक ले रखी है तो आप बुक रीड कर लीजिए, ये कर लेना, बाकी सब सेम रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी ही लगानी है, सैटरडे संडे स्पेसिफिकली टेस्ट पे रखिए, हो सके तो सेक्शनल वाइज लगा लीजिए, कहीं से पेपर डाउनलोड कर लीजिए कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ के जिसके आंसर भी हो, ठीक है, जिससे अपना इवेल्यूशन हो जाएगा। एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, जब भी सवाल करो ना उसे टाइम लिमिट में करो। मेंस लेवल का हो तो 2 या 3 मिनट 2 से, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। एडवांस का हो तो 5 मिनट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। जब भी होमवर्क करो या फिर कोई भी सवाल सॉल्व करो, स्टॉप वॉच लेकर बैठो, ऑन करो, टाइम देख के करो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं अपने टेस्ट मार्क्स दिखाता हूँ। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये है मेरे स्कोर, ठीक है, ये मेरे टेस्ट के मार्क्स हैं। अब आप इसमें देखोगे कि मेरे को ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आए थे, बल्कि जो कोचिंग में थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ चुके हैं लोगों के, ठीक है। बट ये कैसे हुआ अब मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे जो ओवरऑल कम्युलेटिव स्कोर था वो 48% ही था, आप देख सकते हैं, बट इतना भी कुछ खास नहीं था। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो चलता है। तो ज़्यादा हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप डर के बैठ गए कि भैया मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, तो भैया क्योंकि ये मेरे को बहुत लोग मैसेज करते हैं भाई, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है बड़ी चीज़, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको कवर करना था, मतलब जो आपको बतानी थी। होप आपको हेल्प हुआ होगा। ड्रॉपर्स के लिए वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।